नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के न्यूज़ रूम लाइव के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर भी लगाई रोक। टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को ठहराया कसूरवार। 25 मई से सजा के तयन पर होगा बहस का आगाज। जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर हैं यासीन मलिक। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली उबूरी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाकायदा जमानत के लिए आजम खान मुताल्लिका अदालत से हो सकते हैं रुजू। और सेंसेक्स में 1200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज। निफ्टी भी 300 पॉइंट से ज्यादा फिसला। बाजार में कोहराम। और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेकेएलएफ के चेयरमैन यासीन मलिक कसूरवार पाए गए हैं। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को कसूरवार करार दिया है। 25 मई से सजा के तयन की बहस का आगाज होगा। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक ने इस केस में इकबाल जुर्म कर लिया था। अदालत ने यासीन मलिक को माली तखमीने के ताल्लुक से हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। अदालत ने एनआईए को भी यासीन मलिक की माशी हालत मालूम करने की हिदायत दी है। काबिल जिक्र है कि मरकजी हुकूमत ने पहले ही जेकेएलएफ पर पाबंदी आयद की है। एक और अहम खबर, ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कल 3 बजे समाअत होना है। आज समाअत शुरू हुई तो हिंदू फरीक की पैरवी कर रहे वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा और समाअत मुलतवी करने की अपील की। अदालत उज़्मा ने इसके साथ साथ निचली अदालत की कार्रवाई पर भी जुमे तक रोक लगा दी है। उधर ज्ञान व्यापी मस्जिद और उसके अहाते में हुए सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी गई है। असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने मीडिया को बताया कि रिपोर्ट 10 से 15 सफ़हात पर मुश्तमिल है। यह रिपोर्ट 14 से 16 मई के बीच हुए सर्वे पर मुश्तमिल है। आपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया? रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया। कहाँ जज के चैम्बर में आपने? कोर्ट में आगे उन्होंने क्या कहा? अब कुछ नहीं, उसके बाद तो अपना पुकार कराए हैं। लोग उपस्थित रहेंगे। कितने पेज की थी सर? करीब 10-15 मिनट। थी और 7 तारीख जो कमीशन अकेले उन्होंने की थी ज्ञान व्यापी परिसर के बाहर की, उसकी रिपोर्ट उन्होंने फाइल कर दी है। आज अंदर की जो 14, 15, 16 की जो रिपोर्ट है आज फाइल हो जाएगी। एकदम निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के जो वादी द्वारा बतलाया गया, जो प्रतिवादी द्वारा कहा गया, पूरी चीजें एकदम बिना भेदभाव के रिपोर्ट में हमने दे दी है। कोर्ट ने क्या निचली अदालत को नहीं, कोई आदेश नहीं है। हमारे साथ वरुण सिन्हा जी हैं। सर, आज मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। नहीं, कल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, इसलिए हर पक्ष का ध्यान रखा गया है। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह जी ने अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन के समक्ष आज प्रस्तुत कर दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो ये सारी कार्रवाई यहीं की यहीं रुक जाएगी। जैसे चल रही है वैसे रुक जाएगी। अभी 70 एनेक्चर है, उसके अंदर 3 बॉक्सेज है जिसमें साक्ष्य हैं, लगभग 1000 फोटोग्राफ्स हैं। एक और अहम खबर, बनारस की ज्ञान व्यापी मस्जिद की तर्ज पर मध्य प्रदेश की 2 मसाजिद का सर्वे कराने को लेकर एमपी संस्कृति बचाओ मंच ने तहरीक शुरू कर दी है। पहले उज्जैन की बिना नींव की मस्जिद को और अब भोपाल की जामे मस्जिद का सर्वे कराने और इसे हिंदू समाज के सुपुर्द करने का मुतालबा किया है। संस्कृत बचाओ मंच का कहना है कि भोपाल की जामे मस्जिद जिस जगह पर तामीर हुई, यहाँ पर पहले शिव मंदिर था और सर्वे कराने से हकीकत साफ हो जाएगी। संस्कृत बचाओ मंच दोनों मसाजिद में सर्वे कराने के मुतालबे को लेकर आज मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात करेगा।
ज्ञानवापी में भगवान शिव का शिवलिंग मिला है और नंदी वहां पर पहले से विराजमान है। उसी प्रकार भोपाल के चौक में स्थित जामा मस्जिद भी भोपाल की राज्य की 8वीं शासिका कुदैशिया बेगम ने 1832 में इसका निर्माण प्रारंभ कराया और ये जामा मस्जिद 1857 में बनकर पूर्ण हुई। सुल्तान जहां बेगम ने हयाते कुस्सी में ये अपना उल्लेख किया है कि इसमें एक प्राचीन शिव मंदिर था, एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर इसका निर्माण कराया गया। हम माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि पुरातत्व विभाग से इस जामा मस्जिद की भी जांच कराई जाए और सर्वे कराकर यहाँ पर भी अगर मंदिर है तो मंदिर को हिंदू समाज को सौंपा जाए। ऐसी संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है। भारतवर्ष में जितने भी आताताइयों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया है, वो सारे मंदिर जो है वापस सनातन धर्म को सौंपने चाहिए। काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग के पाए जाने के दावों के दरमियान मेरठ में मस्जिद के सामने कुएं के चबूतरे पर मूर्ति नस्ब करने की अफवाह को लेकर दो फिरके के लोग आमने सामने आ गए। इस वाक़े के पेश आने के बाद कुछ वक्त के लिए इलाके में कशीदगी का माहौल देखा गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और इसके बाद अमन कमेटी के जरिए मामले को हल करने की कोशिश की गई। वहाँ के कुछ लोगों को ये अनुमान हुआ इस निर्माण के बाद में कि शायद इसमें कुछ पूजा का स्थल बनाया जा रहा है, कुछ नई परंपरा डाली जा रही है। इसी संबंध में शांति समिति की और जिम्मेदार लोगों की क्षेत्र के मीटिंग थाना ब्रह्मपुरी में बुलाई गई थी, उसमें वार्ता हुई है। इसके बाद में कुछ लोगों ने इसको इस रूप से प्रचारित कर दिया कि यहाँ पर किसी प्रकार का तनाव या कोई झगड़ा। मैं आपको बता दूं वहाँ पर फोर्स लगा हुआ है और दोनों पक्षों से वार्ता करी गई है। प्रकरण सबके संज्ञान में, किसी भी प्रकार की कोई नई परंपरा नहीं पड़ने दी जाएगी, इसके लिए प्रशासन कटिबद्ध है और यही शांति समिति की मीटिंग में लोगों से बताया गया है। ऐसी कोई बात नहीं, मूर्ति की तो कोई भी बात नहीं है। ये तो पता नहीं कहाँ से बात उठ के आ गई और बात यही है जो मैंने आपको बताया कि चूंकि उसका जीर्णोद्धार कह लें उसको, चूंकि रोड से नीचा हो गया था, कूड़ा भर सकता था, तो उसको लेवल में लाया गया है और दोनों पक्षों को बताया गया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नई धार्मिक परंपरा नहीं पड़ने दी जाएगी। प्रशासन इसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत मिल गई है। अदालत ने आजम खान को उबूरी जमानत को मंजूरी दे दी। बाकायदा जमानत का फैसला होने तक उबूरी जमानत बरकरार रहेगी। अदालत ने बाकायदा जमानत के लिए मुतालिका अदालत में 2 हफ्तों के अंदर अर्जी दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को रामपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के मामले में उबूरी जमानत दी है। और इस फैसले के बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में अब्दुल्ला आजम ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। आजम खान को उबूरी जमानत मिलने पर अब्दुल्ला आजम ने ये ट्वीट किया है। आपको बताएं कि 2 साल से जायद अरसे से सीतापुर जेल में है आजम खान। और अब खबर आसाम से, जहां सैलाब की तबाहकारियां लगातार जारी हैं। मामूलात जिंदगी पूरी तरह से दरहम बरहम होकर रह गया है। रियासत के 27 अजला में 7 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। नौगांव, कछार, होजाई, द्रंग, बसनात और उदलगरी जिला सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर है। तकरीबन 50,000 अफराद 135 कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में अशियाए ज़रूरिया की तकसीम के लिए 110 से ज़्यादा मराकज़ कायम किए गए हैं। NDRF और SDRF की टीमें मुतासरा इलाकों में राहत रसानी के लिए तैनात हैं। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ते है। सड़क और रेल खदमात भी मुतासिर हैं। कुछ इलाकों में रेल खदमात बहाल होने में महीनों का वक्त लग सकता है। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रियासती काबीना की कल अहम मीटिंग हुई और आज 2 रियासती वज़रा सैलाब मुतासरा दिमाहसाऊ का दौरा करेंगे। अभी NDRF टीम जा रहे हैं, देखा जाए क्या अभी आज रेस्क्यू कर सकते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बहन नहीं, इतना बहुत ऐसा है, पेशेंट है, बहुत बुज़ुर्ग है और बीमार पड़े हुए हैं, उसका दवा का इंतज़ाम नहीं है। तो प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ कि सब के सब जितना इंतज़ाम किया जा सके वो इंतज़ाम करे, उन लोगों का रिलीफ दे, उन लोगों का दवा का इंतज़ाम करे, खाने पीने का इंतज़ाम करे। यही सरकार से हम गुजारिश करते हैं। जी हाँ, असम में बाढ़ की परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। जब
4 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं उसका एक ज़िला कछाड़ में अब तक 1,20,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। यही हम दर्शा सकते हैं लोगों को कि बराक नदी की परिस्थिति क्या है। अभी भी आप देख सकते हैं करंट लेवल बहुत ज़्यादा है। डेंजर लेवल इस बराक नदी जो उसके प्रमुख शहर सिलचर में 19.83 मीटर्स है, लेकिन ये बह रही है 20.40 मीटर्स, लगभग 1.5 मीटर ज़्यादा डेंजर लेवल से बह रही है। इस बराक नदी के पास ही एक मंदिर है, दिखा सकते हैं मंदिर में कैसे पानी घुस चुका है। ये सिर्फ यही नहीं, कल दोपहर को पानी घुस गया है बराक नदी का पानी सिलचर शहर में, और जिसके कारण जिला प्रशासन ने काफ़ी सारा स्टेप्स लिया है और लोगों को कह दिया है कि 2 चक्कों की वाहन, 3 चक्कों की वाहन और 4 चक्कों की वाहन सड़क में नहीं चल सकती, क्योंकि रिलीफ ऑपरेशन के लिए काफ़ी मुश्किलें आ रही है। सिर्फ यही नहीं, 2 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे और स्कूल के साथ साथ राज्य सरकार ने एक और घोषणा की है, क्योंकि सिलचर से गुवाहाटी मतलब कैपिटल तक जाने के लिए, राजधानी तक जाने के लिए लोगों को कोई साधन नहीं था लोगों के पास, क्योंकि सड़कें मार्ग बंद है, ट्रेन की मार्गें बंद है, जिसके कारण एक प्राइवेट एयरलाइंस के साथ MOU साइन किया गया है, जो हर रोज़ शाम को 5 बजे गुवाहाटी से सिलचर आएगी और सिलचर से 6:20 के लिए गुवाहाटी के लिए रवाना होगी और लोगों को सिर्फ 3,000 रुपये देना पड़ेगा। इस सारे ये के अंदर कछाड़ ज़िले में अब तक 12,000 लोग रिलीफ कैंप्स में, 63 रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं और 1,20,000 के लोग इस बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। सिलचर से मैं अनुरुद्ध लस्कर, न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए। असम में जो फ्लड हो रही है, 27 डिस्ट्रिक्ट अभी भी पानी का नीचे है। 48 हेक्टर्स एग्रीकल्चर लैंड अभी भी पानी का अंडर है और 248 रिलीफ कैंप्स सरकार ने बनाया गया है। मैं जब खड़ा हूँ दक्षिण छलमरा मनकाचर जिला का जो मैनामंदा है, इधर का तस्वीर मैं दिखाएगा न्यूज़ 18 में। ये बहुत हालत ख़राब है। ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जो धान है, धान अभी भी जो किसान लोग है, ये किसान लोग अभी भी काट नहीं सकता है। मेरा साथ में एक किसान है, मैं बात करेगा। भैया कितना एग्रीकल्चर होगा इधर? यहाँ पे कम से कम 50-60 हेक्टर्स कुछ इतना अराउंड डूब गया है पानी का नीचे। ये जो धान है इतना हालत ख़राब हो गया। देखिए उधर पे देखिए पूरा बोर्ड में धान लेके जा रहा है, तो इसमें हालत क्या बहुत ख़राब है। अभी हम लोग का हमारा कम से कम 5 हेक्टर कुछ होगा, इतना में पूरा पानी में डूब गया है। हम कैसे काटेगा, हम कैसे ये करेगा, बहुत हालत बहुत ख़राब है। ये जो साउथ सलमरा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हालत हो रहा है, कोई सरकार का तरफ से हम लोग को कुछ भी नहीं, मतलब एक रिलीफ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे आके कुछ देखा भी नहीं है ये क्या हालत हो रहा है क्या नहीं। लास्ट टाइम में हम लोग बार हम लोग नोटिस किया हूँ, ये यहाँ पे जो बड़ा एक वो फिशरी कुछ बना रहा है, वो लोग को बड़ा करके वो जो बोलता है, क्या बोलता है, हाँ जो भी हो, मतलब वो बना रहा है। तो अभी तक वहाँ से पानी नहीं निकल पा रहा है, तो वहाँ पे रोड बना दिया। तारे भाई पानी कैसे निकलेगा? हम यहाँ पे तो पूरा डूब जा रहा हूँ। हमारा वह गोरू है, सॉरी गाय है, गाय में वो भी घास का भी कुछ मतलब लैंड डूब गया है। तो हम किधर से, तरफ से क्या मांगेगा? हम सरकार से यही निवेदन करता हूँ, हम लोग को आके यहाँ पे देखिए हालात क्या है, इसका सोल्यूशन निकाले। हम लोग वही मांग करता हूँ। अब न्यूज़ 18 में दिखाया गया है जो इधर का जो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड में जो किसान लोग है, किसान लोग का बहुत ही हालत खराब हुआ है। अभी मनकाचर जिला से साजान अली, न्यूज़ 18 असम नॉर्थ ईस्ट। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज एक बार फिर गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा देखा गया। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर 8 रुपये महंगा हो गया है।
अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये से तजावुज कर गई है। दिल्ली और मुंबई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1003 रुपये हो गई है। इससे पहले 7 मई को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा किया गया था। देश भर में ईंधन के मोर्चे पर लगातार करंट बढ़ रहा है। आज एक बार फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इस वक्त हम गैस एजेंसी के बाहर खड़े हुए हैं। आप पीछे देखें तो बहुत सारे सिलेंडर्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। और अब जिस तरीके से पूरे देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का जो दाम है वो 1000 रुपये को पार कर गया है। आज घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर 3 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल पर 8 रुपये महंगा हो गया है। और जिस तरीके से लगातार तेजी से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, बढ़ते दामों ने कहीं ना कहीं जो घर का बजट है वो बिगाड़ दिया है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 1003 रुपये में मिलेगा। इसके साथ ही पिछले एक साल में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 809 रुपये से बढ़कर 1003 हो गए हैं। और जिस तेजी से लगातार जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं उससे लोगों का बजट तो गड़बड़ा ही रहा है और लोग काफी ज्यादा परेशान भी हैं। और साथ ही साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी जिस तरीके से 8 रुपए की बढ़ोतरी की गई है तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं उनके दाम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि एलपीजी गैस सिलेंडर जो कि 1003 रुपए के दाम में अब दिल्ली में मिलेगा, आने वाले समय में इसके बढ़ते दामों में कटौती होती है या फिर और बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात कोरोना के बढ़ते मामलों की करेंगे। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2364 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि इसी अरसे में 2500 से ज्यादा लोग कोरोना से शिफायाब हुए। इस वक्त मुल्क भर में 15,000 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए 191 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने की मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। आज़मीन की रहनुमाई के लिए नांदेड़ में खिदमत हुज्जाज कमेटी और खादिम हुज्जाज ट्रस्ट की जानिब से हर साल मुताद्दिद तरबियती कैंप रखे जाते हैं। इस साल का पहला तरबियती कैंप शहर के फेमस फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर फेडरेशन के सदर साजिद अनवर और सेक्रेटरी मोहम्मद फैसल ने आज़मीन की सफ़र हज के उन्वान से बेहतरीन रहनुमाई की। इसमें उन्होंने सफ़र हज पर रवानगी के दौरान किन किन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में अपने तजुर्बात की रोशनी में मालूमात दी। आज़मीन की जानिब से पूछे गए सवालात के भी उन्होंने इत्मीनान बख्श जवाबात दिए। इस मौके पर खिदमत हुज्जाज कमेटी के जिम्मेदारान मौजूद थे। 2 साल कोरोना के हालात के बाद इस साल हिंदुस्तानी हाजियों को खुशखबर मिली कि हज 2022 के लिए हिंदुस्तानी हाजी जा सकेंगे। कोरोना पाबंदियों के चलते हुए सऊदी हुकूमत के जानिब से 65 साल से ज़ायद हुज्जाज इकराम को इस साल मायूसी का सामना करना पड़ा है। वो इस साल सफ़र हज पे नहीं जा रहे हैं। 65 साल से कम उम्र के हुज्जाज इकराम इंशाअल्लाह इस साल हज को जाएंगे। अंदाज़न 17 जून के बाद से महाराष्ट्र की परवाज़ें बम्बई एयरपोर्ट से जाने की उम्मीद है। आज नांदेड़ ज़िले का पहला तरबियती कैंप मुनक़िद किया गया था, जिसके अंदर तकरीबन 180 हुज्जाज इकराम ने शिरकत की। आज का मौजू सफ़र की तैयारी, एहराम और उम्रा है। अल्हम्दुलिल्लाह एहराम और उम्रे की तफसीलात फेडरेशन के सदर जनाब साजिद अनवर साहब ने दी और हाजियों को तमाम मुकम्मल अरकान के ताल्लुक़ से बताया और खुसूसी हिदायतें दी। अहम खबर, सियाहती मुकाम गुलमर्ग को मज़ीद जाज़िबे नज़र बनाने और सयाहों को गुलमर्ग की जानिब मज़ीद राग़िब करने के लिए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम जिलानी जरगर ने महकमा फिशरीज के साथ एक अहम कदम उठाते हुए यहाँ फ़िश फार्म का इफ्तिताह किया। इस फ़िश फार्म को खोलने का मकसद ये है कि सयाह अपनी सैर व तफरी को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए यहाँ मछली पकड़ने में भी अपना वक्त सर्व कर सकते हैं, साथ ही दुनिया की मशहूर मछलियों का जायका भी ले सकेंगे।
इस इक़दाम पर सयाहों ने खुशी का इजहार किया। उधर गुलाम जिलानी जरगर ने गुलमर्ग केबल कार के MD के बतौर इजाफी चार्ज संभालते हुए गुलमर्ग गंडोला का भी जायजा लिया। गुलमर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा जाज़िब नज़र बनाने की और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हों, सो दैट जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए उनको एक डाइवर्स एक्सपीरियंस मिले। इसी सिलसिले की एक पहल हमने की, फिशरीज डिपार्टमेंट की वसातत से आज हमने एंगलिंग का यहाँ पे इनॉग्रेशन कर लिया। तो हम आपकी वसातत से सारे टूरिस्ट्स को अपील करेंगे कि आप आइए, विज़िट करिए यहाँ पे हमारे इस फिशरीज पॉइंट पे और एंगलिंग कर लीजिए। यहाँ पे अवेलेबल जो फ़िश है वो रेनबो ट्राउट है, वो सारी दुनिया में मशहूर है अपने टेस्ट के लिए, अपने टेक्सचर के लिए। तो हम गुजारिश करते हैं सबसे कि आप आइए, रिक्रिएशनल फिशरीज यहाँ पे कर लीजिए और उसके अलावा जो है अपने टेस्ट बर्ड्स को भी एक नया जायका दे दीजिए। यहाँ पर गुलमर्ग में हमने स्टार्ट कर दी है, बिकॉज ऑफ कोविड ये सस्पेंड की थी 2-3 साल से, आज हमने ये नई फिशरी स्टार्ट कर दी है। तो इसका मतलब जो रिक्रिएशनल फिशिंग होती है ये एक सपोर्ट फिशिंग होती है, जस्ट ये इसलिए किया जाता है, फॉर लेजर किया जाता है, फॉर कंपटीशन किया जाता है, किया जाता है, ये इसीलिए किया जाता है। इसके बरकत जो यहाँ पर टूरिस्ट होते हैं ये एक एक्टिविटी है ताकि इस रिक्रिएशनल फिशिंग। औरंगाबाद में MIM लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से औरंगजेब की मज़ार पर हाजिरी देने के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी, MNS और शिवसेना ने अकबरुद्दीन ओवैसी के रवैये पर सख्त एतराज़ करते हुए मज़ार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे डाली है। मज़ार को नुकसान पहुंचाने के अंदेशे को लेकर आइंदा 5 दिनों के लिए आवाम के लिए इसे बंद कर दिया गया है। महकमा आसार कदीमा ने इस ताल्लुक से अहकामात भी जारी कर दिए हैं। महकमा आसार कदीमा के अहदेदारों के मुताबिक आइंदा 5 दिनों में अगर कोई मज़ार की ज़ियारत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम है निसार अहमद खादिम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। ये मकबरा जो है 5 दिन के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बंद की है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो है तो कुछ सिक्योरिटी भी यहाँ पर तैनात है और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पर हिफाजत के लिए है। अच्छा, इसमें आप कब से हैं यहाँ पर मौजूद? हमारे ये ख़ानदानी मेरी 5वीं पीढ़ी है, हमारे बुजुर्गों से यानी खिदमत चल रही है, 5वीं पीढ़ी मेरी है यहाँ पर खिदमत के लिए। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर के बारामूला में शराब की दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले के केस को पुलिस ने हल कर लिया है। इस केस में पुलिस ने 4 मिलिटेंटों और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 5 पिस्तौल और 23 ग्रेनेड जब्त किए गए हैं। IGP कश्मीर ने ट्वीट किया कि ये मॉड्यूल बारामूला में कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों बारामूला में DIG दफ्तर के करीब वाक़ई शराब की दुकान पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया था। इस हमले में सेल्समैन रंजीत सिंह की मौत हो गई थी। गोवर्धन सिंह, गोविंद सिंह और रवि कुमार नामी 3 अफराद जख्मी हो गए थे। और आर्मी 46 RR की तरफ से यहाँ पे जो हमने ये आज मॉड्यूल बस्ट किया है, ये लश्कर तोयबा का जो फ्रंट बना है TRF, उसका फॉकन स्क्वाड उनकी तरफ से जो नाम नहाद बना है, उसने उनके क्लेम के हिसाब से कारअंजाम दिया था और हमने इसी मॉड्यूल को जो है बस्ट किया है और इनके जो कारकुन हैं उनको हमने अरेस्ट किया है। ये काफ़ी टाइम से रेडिकलाइज्ड और एक्टिव थे और इन्होंने पहले भी कोशिश की है, पहले भी अटैक्स किए हैं जब जिसमें कि ये किसी न किसी तरीके से जो है अपना काम अंजाम दिया है, जाकि हालांकि वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स रहे, उसमें कोई जानी या माली नुकसान इतना नहीं हुआ। बट अब इस मॉड्यूल के बस्ट होते ही जो रिसेंट अटैक इन्होंने किया था, एक बड़ा सेंसेशनल टाइप का अटैक किया था इन्होंने, और हमने ये मॉड्यूल बस्ट करके मुझे लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इसमें मेरे को दाद देनी पड़ेगी कि जो टीम्स इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही थी उन्होंने बहुत मेहनत की और सारे क्लूज जो हैं वो अभी तक मुझे लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड है कि जिस टाइप के क्लूज हमने लिए हैं, जैसे कि हमने ग्रेनेड लीवर वहाँ पे जो है उससे फिंगरप्रिंट्स लिए हैं, जैसे कि वहाँ पे हमने जो कुछ हमें वहाँ पे लीड्स मिली उनको कैसे फॉलो किया, इसके अलावा वहाँ पे CCTV फुटेज को कैसे फॉलो किया गया ताकि एक पूरा रूट बने कि जहाँ से ये अटैक हुआ और फिर किस तरफ भागे, और फिर उसके बाद जो रिकवरीज हुई उनमें कैसे टेक्निकल और ह्यूमन लीड्स की बेसिस पे वो सारा केस जो है वो सामने आया। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। रिकवरी क्या क्या हुई? देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसमें हमारे पास 5 पिस्टल्स, 9 मैगजीन्स, 205 एम्यूनिशन राउंड्स, 23 ग्रेनेड्स,
और 4 क्लीनिंग रॉड्स और एक आईडी इसमें जो है वो मेनली जो वेपन्स वाला और एक्सप्लोसिव्स वाला पार्ट है वो बरामद हुई है। शेयर बाजार में कोहराम है, सेंसेक्स में खलबली मची है। ये 1300 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क गया है और निफ्टी का भी हाल बुरा है। ये 16,000 पॉइंट से नीचे गिर गया है। रुपए के गिरने का अमल भी जारी है। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।